हाँ जी दोस्तों नमस्कार, स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। साथियों, हमारा चयन परीक्षा का सिलेबस डिसाइड हो गया है और सिलेबस में हमने देखा था कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान रहा है। तो वहीं पर जो 3 विषय थे हिंदी, अंग्रेजी, गणित इनसे आप पहले से परिचित हैं। 2 नए विषय जोड़े गए हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो आपके सिलेक्शन में ये दोनों विषय काफ़ी अहम भूमिका निभाएँगे और वहीं उसी क्रम में हम आज एक ये वीडियो एक सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम आपका कवर कराएँगे सोशल साइंस। सोशल साइंस में जैसा कि आप देख पाएँगे सिलेबस में 4 यूनिट दी गई हैं और 4 यूनिटों को अलग-अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। एक इतिहास का दिया गया है, एक भूगोल के लिए है, एक आपका संविधान के लिए है और एक आपका अर्थव्यवस्था के लिए है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये सीरीज़ चलेगी आपकी जियोग्राफी की और जियोग्राफी के लिए जो टॉपिक वाइज़ आपका रहेगा पूरा का पूरा जैसे टॉपिक हैं सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग हम पूरा ये वीडियो आपके लिए लेकर आएँगे। इसी प्रकार आपके हिस्ट्री के रहेंगे जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चारों के रहेंगे आपके, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो आपका इस वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे जियोग्राफी को। और जियोग्राफी में आप देख पाएँगे कि सबसे पहले हाँ, एक और छोटा-सा अपडेट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि स्टडी हंगर्स का जो ऐप है वो लॉन्च हो गया है। तो आप प्ले स्टोर में जाकर स्टडी हंगर्स सर्च करके वहाँ पर इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊँगा और जितनी भी मैंने आपसे कहा था कि जो इम्पोर्टेंट नोट्स रहेंगे आपके लिए मैं बनाऊँगा, एनसीईआरटी की जो समरी आपके लिए बनाऊँगा, वो सभी आपको मिलेगी इस फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में। और वहीं पर आपके टॉपिक वाइज़ टेस्ट रहेंगे और जो कि आपके फ्री मॉक टेस्ट वाले इस सेक्शन में आपको मिलेंगे और हर संडे को आपका एक टेस्ट रहा करेगा, सैटरडे या संडे को, जो कि आपका बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पर रहेगा। जिस प्रकार से 100 नंबर का रहेगा कंप्लीट आपकी रैंक जारी होगी, तो ये चीज़ रहेंगे और सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसमें चार्जेस नहीं है। ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल में हमारा जो सिलेबस है, इकाई 17 जो है वो आपकी पूरी की पूरी समर्पित है ज्योग्राफी के लिए और इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा भारत का आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण। तो ये आपका इस पहले टॉपिक का एक पहला वीडियो है। इसमें मुझे लगेगा आवश्यकता तो इसके लिए एक और वीडियो मैं आपका लेकर आऊँगा। अगर 2 में कवर नहीं हुआ तो इसके लिए 3 वीडियो रहेंगे। इसी प्रकार फिर अगले क्रम में इसी में आपका दूसरा भारत में अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियाँ, जिसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी क्रम में आगे भारत की जलवायु, फिर सौरमंडल पढ़ेंगे, फिर ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएँ, समय की गणना, ये सभी चीज़ें हम पढ़ते जाएँगे क्रम वाइज़। फिर इसमें मानचित्र भी आएगा, मानचित्र को मैप को पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंस में रहेंगे आपके इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो कुछ टॉपिक इसमें से पहले हैं, कुछ बाद में हैं, तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हमें अपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है जिससे क्रम वाइज़ हमारी चीज़ें सभी अच्छे से कवर हो जाएँ। ठीक है? तो आज के इसमें हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? भारत के आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण। ठीक है? चलिए तो और इसमें एक चीज़ और मैंने आपके लिए ऐड की है कि ये तो हमारा टॉपिक हो गया। इसमें हम जो कंटेंट है, जो आपको पढ़ाना चाहते हैं, वो तो रहेगा ही। इसके साथ-साथ हमारी जो एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, इसी नाम से मतलब आपका भारत के आकार और स्थिति के नाम से। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए क्या-क्या हो सकते हैं, तो इस पूरे के पूरे उसको मैंने एनसीईआरटी के जो कन्क्लूज़न है, उसको भी इसी में समाहित कर दिया है। तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतरीन सीरीज़ साबित होगी आपके लिए। ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे-जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आप सब चीज़ों को खुद से देख पाएँगे। पहले तो सबसे पहली चीज़ भारत की बात हो रही है, तो आप लोगों को भारत के नक्शे से भली-भाँति परिचित होना ज़रूरी है। ये आप इसमें भारत का नक्शा देख पा रहे हैं और अभी हमने जब सिलेबस में देखा था, तो मानचित्र के नाम से एक अलग से टॉपिक है हमारा। तो वहाँ पर हम मानचित्र को किस तरीके से रीड करते हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको किस तरीके से पढ़ते हैं, सभी चीज़ें हम वहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में आप अभी थोड़ी-सी एक नज़र मार लीजिए इस पर और देख लीजिए ये भारत का हमारा नक्शा है, सभी अच्छे से हम देख चुके हैं पहले। मैं पड़ोसी देशों के बारे में बता दूँ थोड़ा-सा, तो इधर वाले एरिया में यदि आप देख पा रहे हैं, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान
और इधर के एरिया में ये वाला नेपाल, भूटान, चाइना और इधर बांग्लादेश, म्यांमार ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और वहीं पर जब आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये पाक जल संधि जो है वो इधर श्रीलंका है, लेकिन हमारे स्थलीय भाग से ये नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारे मैप के बारे में। चलिए, अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत की यदि स्थिति की बात की जाए, तो यहीं पर एक होता है कि भारत की पूछी जाती है कि अक्षांश और देशांतरीय स्थिति भारत की क्या है? तो भारत की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति की क्या होती है? तो देखिए, यहाँ से जो देशांतर हैं, वो स्टार्ट होंगे आपके यहाँ से, ठीक है? तो ये वाला जो देशांतर है, अक्षांश है आपका, वो है आपका 8 डिग्री 4 अंश पर। कौन-सा? 8 डिग्री 4 अंश पर। और यहीं पर ये वाला सबसे मतलब इधर ऊपर वाला अक्षांश कौन-सा है आपका? यहीं पर देखें तो 37 डिग्री 6 अंश। तो भारत जो है वो कितने अक्षांशों के बीच स्थित है? 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक है? अब ये अक्षांश और देशांतर क्या है? तो ये अलग से हमारा टॉपिक है। कुछ समय के लिए आप अक्षांश, देशांतर, मानक समय इस सब चीज़ को भूल जाना। जैसे-जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ोगे ये टॉपिक अलग से है, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँगा और बिल्कुल एक-एक चीज़ बारीकी से वहाँ पर समझाऊँगा। फिलहाल में अभी आप केवल इतना जान लीजिए, ठीक है? तो भारत अगर पूछा जाए कि कितने अक्षांशों के बीच स्थित है, तो आप बताएँगे 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश अक्षांशों उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। जिस प्रकार हमने अक्षांश पढ़े तो स्वाभाविक है कि देशांतर की भी बात होगी, तो देशांतर के लिए इधर से बात करेंगे। ये वाली जो देशांतर रेखा है, वो है आपकी 68 डिग्री 7 अंश, ठीक है? और इधर वाली सबसे लास्ट पूछी जाए तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हैं 97 डिग्री 25 अंश, ठीक है? तो ये तो हो गई हमारी क्या है, भारत की जो अक्षांशीय स्तरीय और देशांतरीय स्थिति जो है उसके बारे में हमने बात कर ली आपसे। अब हम बात करते हैं कि भारत की ऊपर देखिए यहाँ पर ये वाला पहले तो मैं दिशा के बारे में बता दूँ थोड़ा-सा। ये जो दिशा रहती है हमारी ये पूर्व है, ठीक है? और इधर की दिशा है ये आपकी पश्चिम है, इधर उत्तर और इधर पे हम देखेंगे तो ये दिशा है हमारी दक्षिण, ठीक है? दिशाओं का विशेष याद रखें। अब यहाँ पर देखिए भारत की पूछ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की जो ये टोटल जो यहाँ की दूरी है, भारत का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की ओर वो कितना है? तो हम कहेंगे 3214 किलोमीटर, ठीक है? 3214 किलोमीटर। वहीं पर पूछ लिया जाएगा यहाँ पर कि आपका भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार की यदि बात होगी तो हमारा ये है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। और अगर ये उत्तर से दक्षिण की ओर पूछेगा तो कितना है? 3214 किलोमीटर। तो ये याद रखें, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति हमने देख ली, दूरी की बात पर करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ बार-बार आ रही है कि भारत के जो 4 पॉइंट हैं, मतलब चारों कोने, यहाँ पर देखिए लद्दाख और ये तमिलनाडु में और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश और इधर ये गुजरात। ये चारों पॉइंट बार-बार आ रहे हैं और सब चीज़ें जो नापी जा रही हैं भारत की वो इन्हीं 4 से नापी जा रही हैं। तो ये भारत के चारों कहलाते हैं बिंदु, 4 बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, ठीक है? तो पहले इन बिंदुओं को जान लेते हैं फिर बाकी की चीज़ें अभी आगे फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है यहाँ पर इसका नाम है इंदिरा कॉल, ठीक है? क्या नाम है? इंदिरा कॉल और ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में आपका स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी सिरे का बिंदु यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे कौन-सा है? इंदिरा कॉल। वहीं पर पूछेगा भारत का मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु यानी कि मुख्य भूमि का तो है आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में। कहाँ पर है? कन्याकुमारी तमिलनाडु। लेकिन यदि पूछता है भारत का दक्षिणी सिरे का बिंदु, एकदम सबसे लास्ट वाला यदि पूछता है, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है, इसमें सबसे लास्ट में है आपका ये आपका इंदिरा पॉइंट के नाम से जिसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो ज़्यादातर देखने को जो मिलता है, वो इसी नाम से आता है इंदिरा पॉइंट आपका भारत का क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट जो है, वो आपका क्या है? दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु कौन-सा हो गया? इंदिरा कॉल के नाम से हो गया। पूर्वी बिंदु, यदि पूर्वी बिंदु की बात की जाए, तो पूर्वी बिंदु क्या है? किवीथू कहाँ पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में
और वहीं पर यदि बात की जाए आपके पश्चिमी बिंदु की तो गुहार मोती गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है यहाँ पर आपका है। ये भारत का पश्चिमी बिंदु है, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं भारत का पूर्वी बिंदु देख लिया, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। ये जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, ठीक है? और एप्लीकेशन जो है उसकी भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के में, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक से और बातों की, तो भारत का जो क्षेत्रफल है और क्या पॉइंट हमारा बन सकता है कि भारत का क्षेत्रफल यदि पूछ लिया जाए तो कितना है? हम बता देंगे 32 लाख कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है? याद रखें एक्यूरेट डाटा कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके? भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए, तो याद रखेंगे। अब पूछ लिया जाता है कि भारत जो है वो विश्व में कौन से नंबर पे है? भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर पर है? तो यदि विश्व में अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है वो कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पर है। और भारत में यदि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य पूछेंगे, सबसे बड़ा राज्य भारत में तो कौन-सा हो जाएगा? राजस्थान है, ठीक है? कौन-सा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान है। और विश्व में हम क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर में आते हैं? 7वें नंबर पर आते हैं। सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़े देश की बात की जाए, पूरे के पूरे वर्ल्ड में, तो कौन-सा है? रशिया आता है, रूस आता है, रूस के पास बहुत सारा एरिया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है? अब ये तो हो गया कि हम क्षेत्रफल के आधार पर 7वें नंबर पे हैं, ठीक है? लेकिन क्षेत्रफल जो संपूर्ण विश्व है, क्या है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है, वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर कुछ एक्यूरेट डाटा है, वो आपको पता होना चाहिए 2.42% कितना है? 2.42% याद रखेंगे आप अच्छे से, ठीक है? तो ये हमने देख लिया भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देख लिया, पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार देख लिया, ठीक है? भारत का क्षेत्रफल के आधार पर देख लिया, भारत का क्षेत्रफल देख लिया, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखते हुए जा रहे हैं। अब बात आती है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है? भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं और उनसे भारत के कौन-कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो पाकिस्तान की यदि बात की जाए, तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अफ़गानिस्तान से पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से ये सीमा बनाते थे। लद्दाख वाले एरिया में यूटीज़ हो गया ये यूनियन टेरिटरीज़ है, ठीक है? चाइना में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर नेपाल से जो बनाते हैं बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है? तो भारत इन 7 देशों के साथ क्या करता है कि ये हमारी जो स्थलीय सीमा है उससे ये हमसे जुड़े हुए हैं और भारत के राज्य कौन और केंद्र शासित प्रदेश कौन-कौन से टच करते हैं, वो हम इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है? चलिए तो फिर और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए जो एनसीईआरटी के फैक्ट थे, क्या है? जो एनसीईआरटी के फैक्ट थे उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत जो है वो एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है और इसमें बात करें हिमालय भी है हमारा और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में क्या है? महासागर है। हिंद महासागर, कौन-सा है? हिंद महासागर, ठीक है। अब देखिए भारत का मैप मैं थोड़ा-सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैप वाला आएगा तो मैं वहाँ पर मैप को और अच्छे से आपको बताऊँगा, ठीक है। धैर्यता रखें, एक ही दिन में कोई आइंस्टीन नहीं बन जाता है, थोड़ा-सा सब्र रखेंगे तो सब चीज़ें आपको धीरे-धीरे देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए भारत का इधर की बात कर रहा है, किधर? पश्चिम की साइड में। तो पश्चिम में क्या कह रहा है वो? अरब सागर। ये एनसीईआरटी फैक्ट है। डायरेक्ट अगर उसे पूछना होगा तो यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट बनाएगा। भारत के पश्चिम में कौन-सा सागर है? अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन-सी खाड़ी है? तुरंत बना देगा वो बंगाल की खाड़ी। ठीक है? एक ही जगह पर आपको सब चीज़ उपलब्ध हो रही है और भारत के पूछ लेगा दक्षिण में कौन-सा? दक्षिण में पूछ लेगा भाई। दक्षिण में बता दोगे आप तुरंत हिंद महासागर है। कौन-सा है? हिंद महासागर है। अब इसने कहा भारतीय प्रायद्वीप, क्या एक शब्द आया भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है? प्रायद्वीप का अर्थ होता है स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। देखिए इधर वाला भाग जो है अरब सागर से, इधर बंगाल की खाड़ी से और इधर क्या है हिंद महासागर से। तो भारत का ये वाला नीचे का हिस्सा 3 तरफ से क्या है? तो ये क्या कहलाएगा? पूरा का पूरा प्रायद्वीप कहलाता है।
ठीक है? भारत का क्षेत्रफल हम कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं, एक्यूरेट डाटा हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दिया है, तो इस तरीके से अगर ऑप्शन में पूछ ले तो याद रखें, ठीक है? अब विस्तार की बात आ रही है कि उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो विस्तार है, हमने एक्यूरेट पढ़ा था, इसमें केवल अनुमानित दिया है 3200, लेकिन हमने जो एक्यूरेट पढ़ा था कितना पढ़ा था? 3214 पढ़ा था, कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, तो अनुमानित में हो सकता है एनसीईआरटी को अगर मान लें 3200, 3300, 3400, 3500 इस तरीके से दे दे, लेकिन एक्यूरेट ही ज़्यादा पूछता है। लेकिन अगर पूछ सकता है, व्यापम है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखें। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश आपने देखा था पूर्वी बिंदु और यहाँ पर पश्चिम में देखा था आपने, ये पश्चिमी बिंदु गुजरात में देखा था और यहाँ पर इससे कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो 2900 तो यहाँ पर लेकिन हमने एक्यूरेट पढ़ा था कितना? 2933 तो मैं आपको साथ-साथ एक्यूरेट डाटा भी बता रहा हूँ। ऊंचे-ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ-साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। भारत में देख पा रहे हैं आप अलग-अलग धर्म, अलग-अलग संस्कृति, अलग-अलग क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग परंपराएँ हैं, है ना? यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, लेकिन पूरा का पूरा देश क्या है? एक ही है। हम सभी भारतीय के नाम से जाने जाते हैं, ना कि हम पर्टिकुलर जिस राज्य में रह रहे हैं, उस नाम से जाने जाते हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। फिलहाल के आंकड़े कुछ समय के पहले के आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि हम 145 करोड़ के आसपास हो चुके हैं और चाइना से पॉपुलेशन में आगे हो चुके हैं। अब तो ये बाकी की जनगणना होगी तो वहाँ पर आगामी 2027 से स्टार्ट हो रही है, तो इसके आंकड़े जब आएँगे तो एक्यूरेट डाटा जब निकल कर आएगा। चलिए, अब बात हो रही है कि स्थिति की, तो मैंने फिर कहा था आपसे कुछ समय के लिए आप कुछ चीज़ों को भूलें, जैसे कि जो अक्षांश और देशांतर आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक्यूरेट डाटा है, तो नोट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक आएगा, तो बात करेंगे वहाँ पर। भारत जो है, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो एक शब्द आया है उत्तरी गोलार्ध, थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये शब्द क्या है, ठीक है? थोड़ा-सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों-बीच 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है? 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री अक्षांश जो है भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। अब वहीं पर क्या है कि ये 2 भागों में इसने पृथ्वी को बाँट दिया। ये ऊपर वाला जो इधर का हिस्सा कहलाया, ये आपका कहलाया उत्तरी गोलार्ध जिसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं और नीचे का ये हिस्सा कहलाया यानी कि एक बॉल थी जिसे 2 भागों में काट दिया, मान लो। तो ये कहलाया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है? यानी कि आपका साउथ हेमिस्फीयर। हम जो स्थित हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं? तो यहाँ से जैसे 23.5 डिग्री पे एक रेखा जाती है, ठीक है? और यहाँ पर भी एक और इन रेखाओं के बारे में सब बताऊँगा कौन-सी रेखा कौन-सी है, ठीक है? यहाँ पर एक ये 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं और ये 90 डिग्री पे साउथ पोल हो गया। तो भारत जो है वो आप थोड़ा-सा ध्यान देना कि मेरा पेन कहाँ चल रहा है, हम यहाँ पर स्थित हैं। तो आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा-सा कलर चेंज करूँ आपके लिए बताने के लिए, तो आप देख पाएँ भारत जो है वो कहाँ पर स्थित है, यहाँ स्थित है, देख रहे हैं? तो कौन-से गोलार्ध में हो गए हम? ऊपर वाले गोलार्ध में, यानी कि ये कौन-सा गोलार्ध कहलाएगा आपका? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक है? तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार हमने बात की थी अभी आपसे, ऊपर से भारत के जैसे यहाँ पर मान के चलिए ड्रॉ करते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? इधर से बात की थी, क्या कह रहा है वो? किधर से? दक्षिण से उत्तर की ओर, ऐसे दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इधर से चलेंगे, जो अक्षांश है हमारे ऐसे चलते हैं क्योंकि 0 डिग्री से फिर 1 डिग्री आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएँगे तभी तो होगा। अब यहाँ से ऐसे जाओगे तो इधर मिलेगा आपको यहाँ, और एक इधर मिलेगा। तो याद रखें, इधर वाला जो है वो अभी बात की थी 8 डिग्री 4 अंश और ये कितना हो गया 37 डिग्री 6 अंश। अब यहीं पर बात कर रहे हैं कि ये जो देशांतर है, वो देशांतर इधर वाला कौन-सा है और इधर वाला कौन-सा है। तो इधर वाला अभी बात की है कौन-सा है 68 डिग्री 7 अंश से और इधर वाला कौन-सा है 97 डिग्री 25 अंश पर है, ठीक है? अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बाँटते हैं, तो भारत की जो स्थिति है वो किस गोलार्ध में होगी? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बाँटा जाए, तो भारत जो है वो कौन-से गोलार्ध में आएगा? देखिए, जैसे मान लीजिए एक तो इस तरीके से बाँटा यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी। अगर एक रेखा जो है बीचों-बीच पर 0 डिग्री पर रेखा है, 0 डिग्री पर एक रेखा है, जैसे जो कि ग्रीनविच मीन टाइम है लंदन में, 0 डिग्री देशांतर जिसे कहते हैं, ये देशांतर है। अभी इधर पढ़ा रहे थे वो अक्षांश थे, ठीक है?
तो अब ये रेखा है 2 भागों में बाँट दिया। ये बाँट दिया इसने पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, इधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। तो हम कौन-से गोलार्ध में आ जाते हैं? पूर्वी गोलार्ध में आ जाते हैं। कौन-से में आ जाएँगे? पूर्वी गोलार्ध में आ जाते हैं। ठीक है? चलिए ये आएगा आगे जब बात करेंगे। और आगे के लिए बात करते हैं कि क्या कह रहा है, बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। नोट डाउन करते जाएँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। ठीक है? तो गुजरात की अपेक्षा जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा पूर्व में, यहाँ पर सूर्योदय कितने घंटे पहले हो जाता है? 2 घंटे पहले हो जाता है। आप पहले पढ़ चुके हैं 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है, क्योंकि इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहते हैं। तो समय के मानने के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर एक देश के बीच की फिक्स जगह ली जाती है। ठीक है? तो भारत में जो जगह ली गई सबसे बीचों-बीच से यहाँ पर एक जो मतलब आपका देशांतर है उसको लिया गया है और उस देशांतर कितने डिग्री पर है? 82 डिग्री 30 अंश पर है। ये जब आएगा बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल याद रखें भारत के स्थानीय समय को मानक समय को मानने के लिए इसको माना। तो एक चीज़ आप देख पाते होंगे कि जो ये समय हो गया, अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा आपको, 0 डिग्री पर जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपको 0 डिग्री पर, ये कहाँ पर है? जीएमटी। ठीक है? ये कहाँ पर है? लंदन में, ग्रीनविच मीन टाइम और वहीं पर जैसे यहाँ पर मान के चलिए हमारा भारत है, तो हमारा भारत के लिए हमने कौन-सा माना? साढ़े 82 डिग्री पर है, ठीक है? 82 डिग्री 30 अंश पर है। अब यहाँ पर इतने यहाँ से और यहाँ तक के समय में जो है वो साढ़े 5 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है? साढ़े 5 घंटे में। देखिए जो देश प्लस में होते हैं वहाँ पर लिखा जाता है प्लस जीएमटी और जहाँ पर समय में अंतर माइनस में होता है उधर लिखा जाता है माइनस जीएमटी, ठीक है? तो हम लंदन से कितने घंटे आगे हैं समय में? साढ़े 5 घंटे आगे हैं। अगर लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं, तो हमारे भारत में शाम के कितने बजेंगे? साढ़े 5 बजेंगे। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से क्या है समय का निर्धारण किया जाता है और अलग-अलग जगह पे हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हमारे भारत में पूरे भारत में जो टाइम क्लॉक है वो एक ही जगह है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ के जो मानक समय है अलग-अलग जगह के हिसाब से घड़ी सेट करनी पड़ती है उन लोगों को, ठीक है? और रूस है, रूस में अलग तरीके से सेट करनी पड़ती है, तो ये आएगा जब टाइम ज़ोन तो बात की जाएगी वहाँ पर। भौतिक विभाजन की बात हो रही है, भौतिक विभाजन भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे पर्वत भी पाए जाते हैं भारत में, पठार पाए जाते हैं, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का काम करता है। तो भारत जो है हमारा भारत के उत्तर में क्या है? उत्तर में क्या है भारत के इधर? ये हिमालय है। क्या है इधर? हिमालय, है ना? चलिए, तो ये क्या करता है हमारे भारत का हिमालय संतरी का काम करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में यहाँ पर रेंजेस हैं। सबसे उत्तर में जो श्रृंखला है उसे बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। जब आप माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात की जाएंगी जितनी भी हमारी पर्वत चोटियाँ हैं मैप के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाऊंगा। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाना है, ये बच्चों के लिए एक वर्क दिया जा रहा है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है और ये मैदान समतल तथा सपाट है। कैसा है ये मैदान? समतल तथा सपाट। ये मैदान जो है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो भारत के जो उत्तरी मैदान है वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी पाई जाने की वजह से यहाँ का जो एरिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ये वाला जो मोस्टली एरिया। तो यहाँ पर ये जितनी भी नदियाँ हैं, ये सब नदियाँ क्या है कि जलोढ़ मिट्टी लाती हैं अपने साथ बहाकर, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और इस वजह से इस एरिया में क्या है उपजाऊ भूमि है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महाद्वीप को यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है और मारुस्थल है। आप देख पा रहे हैं भारत के पश्चिम में ठीक है, भारत के पश्चिम में यहाँ पर इस साइड, इधर क्या है राजस्थान है, आपने देखा और राजस्थान में क्या है सब मरुस्थल है,
मरुस्थल का नाम आपको कमेंट में बताना है कि राजस्थान में एक मरुस्थल है बहुत बड़ा, क्या नाम है उसका? यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, आपको पता है कैक्टस और नागफनी केवल राजस्थान में पाए जाते हैं और एक और वृक्ष है केजड़ी, ठीक है? ये भी राजस्थान में बहुत पाया जाता है। पूछा जाता है कई बार केजड़ी वृक्ष। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, अरावली रेंजेस है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, तो तुरंत बता दो कि आप अरावली श्रृंखला याद रखें, ठीक है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं और ये पश्चिम की ओर तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन-सी नदियाँ शामिल हैं? तो तुरंत आप बता देंगे कौन-कौन सी नदियाँ शामिल हैं? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती पूछ लेगा कहाँ पर गिरती हैं? तो अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था कि भारत के पश्चिम में कौन-सा सागर है? अरब सागर। ठीक है? इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, तो भारत का ये जो इधर वाला हिस्सा है ऐसे, तो इधर वाला ये जो हिस्सा है मोस्टली ये से जानते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है? कौन-सा घाट है? पश्चिमी घाट। और इधर वाला जो घाट है इसे पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं, ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो कहाँ पर थे हम? यहाँ इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट जो है बीच में टूटा हुआ है और असमान है। तो पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट कैसा है, विस्तार कैसा है? एक समान, टूटा-फूटा? तो तुरंत आप बता देंगे एक समान है। और पूर्वी घाट कैसा है? बीच-बीच में टूटा हुआ असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह काफी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं और पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। तो याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूर्वी घाट के पूर्व में जो तटीय मैदान हैं, वो पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो कैसे हैं? तो संकरे हैं। और पूर्वी तटीय मैदान है वो कैसे हैं? चौड़े हैं। ठीक है? वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, तो पूर्व की ओर भारत के इधर वाले एरिया में बहने वाली नदियों में कौन-कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जब अपवाह तंत्र आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन नदियों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो मोस्टली भारत की जितनी भी सभी नदियाँ हैं, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है। कौन-सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा। तो पूछ लिया जा सकता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर कौन-सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में है और इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है? भारत में 2 आइलैंड भी हैं, भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। जैसे भारत के फिर ने मैप की बात करें, तो यहाँ पर लक्षद्वीप इधर केरल की साइड में आ जाता है और इधर आपका ये ऐसे अंडमान निकोबार इधर आ जाता है। ठीक है? तो और केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अब प्रवाल शब्द क्या है जानेंगे इसके बारे में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है? अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप जो है वो आपका अरब सागर में है। ठीक है? क्या आप जानते हैं कि कौन-सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुँ, चलिए। हाँ, अब कुछ देखिए जो फैक्ट है, एकदम एक्यूरेट जो फैक्ट हैं एनसीईआरटी के, उनको डायरेक्ट यहाँ पर उठाया गया है। जैसे प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तो प्रायद्वीप का मतलब होता है स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ से क्या होता है? जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है? बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पर पूरे देश का जो मानक समय है वो एक सा नहीं होता। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय, कनाडा में 6 मानक समय और रूस में कितने मानक समय क्या आपको पता है? तो जब हम मानक समय के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर रूस, कनाडा ये सभी देशों के बारे में जानेंगे। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? तो ये नदियों द्वारा लाई गई जो बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, वो सहायक नदी होती है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसके बारे में। प्रवाल क्या होते हैं? तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के क्या हैं? कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। याद रखें, अच्छे फैक्ट है ये। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते-बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। अगला है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। कौन सा डेल्टा कहते हैं?
सुंदरबन डेल्टा कहते हैं और इस डेल्टा की जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं और उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो मुहाना किसे कहते हैं? जहाँ से नदियाँ किसमें प्रवेश करती हैं? समुद्र में प्रवेश करती हैं। हाँ, कुछ पॉइंट हैं, चलिए जानते हैं, रिवीजन करते हैं। 2 प्रमुख नदियाँ जो कि अरब सागर में गिरती हैं, तुरंत बता दोगे आप नर्मदा और ताप्ती। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? क्योंकि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप बनाए जाते हैं और यहाँ के जो मैदान है वो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। इसी कारण मैदानों में जनसंख्या अधिक है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे समुद्री जंतुओं के कंगाल पर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? पॉलिप कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तुरंत बता दोगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को क्या कहते हैं? तो हिमाद्री कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है और भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा है। ठीक है? तो चलिए फिर ये थी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।